Good morning, friends. Welcome back to my channel Management Mantra. I am Dr. Barkha Gupta, and as you all know that we are learn about the Workmen Compensation Act 1923. तो उसी का ही जो आगे का पार्ट है दैट इज सेक्शन 11 उसे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं. इट्स इन मेडिकल एग्जामिनेशन. ठीक है. तो अभी तक के हम प्रीवियसली काफ़ी सारे इसके सेक्शंस देख चुके हैं, कैसे अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है, कैसे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट क्या होता है, इसमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं. तो इससे रिलेटेड वीडियोस आपको अगर नहीं देखे हैं आपने तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विथ मेडिकल एग्जामिनेशन एंड इट्स रूल सेक्शन 11 इन वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923. एक्चुअली ये तो आप सभी को पता ही है कि जो कंपनसेशन एक्ट बेसिकली क्रिएट किया गया है वो इसीलिए क्रिएट किया गया है कि जो भी एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क कर रहे हैं, जो वर्कर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क कर रहे हैं, उनको कभी भी अगर किसी तरह का कोई डिसीज हो जाता है ड्यू टू ऑक्यूपेशन, या फिर अगर एक्सीडेंट की वजह से किसी तरह की कोई इंजरी हो जाती है, तो उस टाइम पर उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए. इसी के लिए बेसिकली इसे किया जाता है. तो अब वो जो कंपनसेशन मिलना चाहिए उसके लिए एक मेडिकल एग्जामिनेशन होना रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वही मेडिकल एग्जामिनेशन ये बताता है कि वो कंपनसेशन के लिए हकदार हैं या नहीं है. ठीक है. तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि उसके लिए क्या करना चाहिए. सो in certain cases of accident an employee has to be medically examined to entitled to claim compensation. अगर किसी एम्प्लॉय को अगर कंपनसेशन क्लेम करना है तो उसके लिए ये रिक्वायर्ड है कि वो जब उसका एक्सीडेंट हुआ है तो उस टाइम पर वो मेडिकली उसे एग्जामिन किया जाए. तो अब इसके लिए क्या क्या सिचुएशंस हैं वो आपके सामने यहाँ पर लेकर आ रही हूँ मैं. ठीक है. जैसे फर्स्ट वन इज नोटिस ऑफ एक्सीडेंट. अगर एक्सीडेंट हुआ है एम्प्लॉय का तो उसका नोटिस कौन देगा? एम्प्लॉय देगा. ठीक है. अगर एम्प्लॉय की वो कंडीशन नहीं होती है तो कोई दूसरा एम्प्लॉय देगा, लेकिन नोटिस जो रहता है वो एम्प्लॉय के थ्रू उसका पहुंचता है. ठीक है. एम्प्लॉय के थ्रू नोटिस पहुंचता है. टू हुम, किसके पास पहुंचेगा? वो नोटिस पहुंचता है एम्प्लॉयर के पास. एम्प्लॉयर कौन? वो पर्सन जिसके अंडर में वो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है. ठीक है. क्योंकि कंपनसेशन देने का हक उसी का ही है, तो इसलिए उसके पास इंफॉर्मेशन होना जरूरी है. ठीक है. तो नोटिस किसके थ्रू जा रहा है? एम्प्लॉय के थ्रू जा रहा है. किसके पास जा रहा है? एम्प्लॉयर के पास जा रहा है. अब नेक्स्ट आता है इसका टाइम लिमिट. टाइम लिमिट दैट मीन्स कि जब एम्प्लॉयर को ये पता चल गया कि कोई एक्सीडेंट हुआ है एम्प्लॉय का, तो उस टाइम पर किस समय वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अरेंज करेगा. ठीक है. किस समय वो अरेंज करेगा एम्प्लॉयर, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो भी व्यवस्था होती है वो कौन करता है? एम्प्लॉयर अरेंज करता है. और कब करता है? बिफोर एक्सपायरी ऑफ 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस. जिस दिन उसको नोटिस मिला एक्सीडेंट का, जिस दिन उसे नोटिस मिला उसके 3 दिन के अंदर अंदर उसको मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए अरेंजमेंट करना पड़ता है. किसको? एम्प्लॉयर को. और ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ऐसा हमने पहले की स्लाइड्स में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि 3 दिन का एक्सपायरी पीरियड होता है. मतलब अगर कोई चोट या कोई एक्सीडेंट होता है तो 3 दिन में अगर वो चोट ठीक हो जाती है तो उसे किसी तरह का कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है, और 3 दिन बाद भी अगर उसकी चोट कंटिन्यू रहती है तब उसे कंपनसेशन मिलता है. तो इसलिए 3 दिन का एक्सपायरी पीरियड रखा जाता है ना. तो टाइम लिमिट क्या है हमारी? 3 दिन. कि 3 दिन के अंदर अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अरेंजमेंट कराने पड़ते हैं एम्प्लॉयर्स को. ठीक है. और वो 3 दिन कब से काउंट होंगे? आपके जिस दिन आपको नोटिस मिला है उस दिन से. नाउ नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, कि कितना मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कॉस्ट दिया जाएगा. तो दिस इज फ्री ऑफ चार्ज. ये इसका जो जितना भी खर्चा होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो एम्प्लॉयर है वो खुद उठाता है. आपका जो वर्कर है या एम्प्लॉय है उससे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है. नाउ नेक्स्ट वन इज मेडिकल एग्जामिनेशन बाय. किसके थ्रू किया जाता है? तो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है जो कि इन सारी चीज़ों की देखरेख करता है. तो वही क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन करता है इंजर्ड एम्प्लॉय का. नाउ अब हियर इज फ्यू सिचुएशंस की अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है मेडिकल एग्जामिनेशन के केसेस में तब क्या किया जाए. तो वो सिचुएशंस आपके सामने यहाँ पर आ रही हैं. अब जैसे फर्स्ट सिचुएशन है कि इफ एम्प्लॉय रिफ्यूज और ऑब्स्ट्रैक्ट फॉर मेडिकल एग्जामिन.
समटाइम्स ऐसा होता है कि एम्प्लॉय जो होते हैं वो मना कर देते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कि भाई मुझे नहीं कराना, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ रही है कि एम्प्लॉय जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मना कर रहा है, वो मना कर रहा है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो उस केस में क्या होगा, राइट टू कंपनसेशन सस्पेंडेड टिल रिफ्यूजल एंड ऑब्स्ट्रक्शन। ये जो कंपनसेशन का जो राइट है ये तब तक के लिए इसका रोक दिया जाएगा या रिफ्यूज कर दिया जाएगा जब तक कि वो ये क्या क्या कहते हैं, मना कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है इसके लिए या फिर ऑब्स्ट्रक्ट क्रिएट कर रहा है एग्जामिनेशन के लिए। और इसके पास भी सिर्फ 3 दिन है, अगर 3 दिन के अंदर ये मान जाता है एग्जामिनेशन के लिए तो ठीक है, अदरवाइज इसका राइट टू कंपनसेशन जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट केस है। नाउ सेकंड केस आपका आ रहा है कि एम्प्लॉय वॉलंटरीली लीव्स विदाउट एग्जामिन। अगर एम्प्लॉय क्या हुआ, चोट लगी, उसने नोटिस दिया, लेकिन अपनी इच्छा से, वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से, कि वो स्वेच्छा से लीव पर चला गया, वो भी विदाउट एग्जामिन, अपने आप को उसने एग्जामिन नहीं कराया है और वो वॉलंटरी जो है वो लीव पर अगर चला गया है, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में राइट ऑफ कंपनसेशन सस्पेंडेड टिल ही रिटर्न एंड ऑफर हिमसेल्फ फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें उसकी कंपनसेशन का राइट जो होता है वो सस्पेंड हो जाता है, कब तक के लिए, जब तक वो वापस ना आ जाए और अपने आप को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ऑफर ना कर दें, मतलब वो रेडी ना हो जाए मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, तब तक के लिए वो सस्पेंडेड रहता है, ठीक है। मतलब उसको ये कंपनसेशन नहीं मिलेगा, उस केस में उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय रिफ्यूज मेडिकल एग्जामिनेशन एंड सब्सिक्वेंटली डाई। नेक्स्ट केस आ रहा है आपका थर्ड केस कि मान लीजिए कि जो एम्प्लॉय है उसने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया उसने, और जो उसे इंजरी हुई थी उसकी वजह से वो डाई हो गया, उसकी मौत हो गई। अब उस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर रोल आ जाएगा कमिश्नर का, ठीक है, कि कमिश्नर देखेगा, सारी चीजों को एग्जामिन करेगा कि अगर उसे लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, देन वो कंपनसेशन पेमेंट के लिए बोल देगा कि यस इनको कंपनसेशन का पेमेंट मिलना चाहिए। तो ये कमिश्नर के ऊपर डिपेंड करता है कि इस केस में कमिश्नर की जो जांच है वो क्या बोलती है, उस बेस पर उनको कंपनसेशन गिवन होगा। नेक्स्ट केस आता है इफ राइट ऑफ कंपनसेशन इज सस्पेंडेड। अगर किसी भी वजह से राइट ऑफ कंपनसेशन जो है वो सस्पेंड होता है, उस केस में क्या होगा, तो अगर राइट ऑफ कंपनसेशन सस्पेंड है तो उस केस में नो कंपनसेशन फॉर सस्पेंडेड पीरियड। जब अगर सस्पेंडेड पीरियड पर अगर वो है तो उस टाइम पर उसे किसी तरह का कोई कंपनसेशन गिवन नहीं होगा, ठीक है, उसे कोई भी कंपनसेशन गिवन नहीं होगा। अभी हमने काफी सारी केसेस देखे, अगर मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए सीधी सी बात है, अगर वो रिफ्यूज करता है, मना करता है, तो उस केस में उसे किसी तरह का कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अगर उसने मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराया अपनी स्वेच्छा से और छुट्टी पर चला गया, तब भी उसे कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा जब तक वो सस्पेंडेड पीरियड के पहले, सॉरी एक्सपायरी पीरियड के पहले आकर अपना मेडिकल एग्जामिनेशन ना करा ले तब तक, ठीक है। और डेथ की अगर कोई केस हो जाता है तो उस केस में कमिश्नर डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है। और केस आता है कि इफ इंजरी ऑफ एन एम्प्लॉय aggravated due to his refusal for the medical examinations follow instructions। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय ने क्या किया कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उसने क्या किया, मना कर दिया, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मना कर दिया। जो रिफ्यूजल हुआ है उस वजह से अगर वो उसकी जो इंजरी थी वो एग्रीवेटेड हो गई है, मतलब वो इंजरी जो है उसकी वो बढ़ गई है अगर, तो उस केस में क्या होगा कि उसने मेडिकल इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए, उस वजह से अगर उसकी जो इंजरी है वो बढ़ चुकी है, तो उस टाइम पर उस केस में जो पर्सन रहेगा, जो एम्प्लॉय रहेगा, इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन ओनली फॉर द नॉर्मल इंजरी। मतलब उसे कंपनसेशन तो मिलेगा लेकिन वो उसे नॉर्मल इंजरी का मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसने मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराया और उसके जो इंस्ट्रक्शन थे वो फॉलो नहीं किए, उस वजह से उसकी नेग्लिजेंसी की वजह से उसकी जो चोट थी वो एग्रीवेटेड हुई है ना, उसकी चोट बड़ी है या ज्यादा हुई है, तो इसमें जो कंपनी है उसका कोई हक, उसका मतलब कोई हक नहीं है। तो इस वजह से कंपनसेशन तो उसे मिलेगा लेकिन नॉर्मल इंजरी का मिलेगा, नॉट फॉर द एग्रीवेटेड इंजरी। जो उसकी इंजरी बढ़कर ज्यादा हो गई है उसका उसे जो कंपनसेशन है वो नहीं मिलेगा। ये ही सारे कुछ पॉइंट्स आपके मेडिकल एग्जामिनेशंस में बताए गए हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं
जब कंपनसेशन के लिए क्लेम किया जाता है किसी एम्प्लॉय के थ्रू, तो एम्प्लॉयर उससे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बोलता है और उसमें जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव निकल कर आता है तो उस टाइम पर उसके अकॉर्डिंग उसे कंपनसेशन गिवन होता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन। और आई होप कि आपको ये जो टॉपिक हैं आपके क्लियर होते जा रहे होंगे, और इसके अलावा भी जो टॉपिक आप चाहते हैं आप मुझे बता सकते हैं।